तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल दी एक्सप्लोरर में। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी जगह जहाँ हवाओं में ठंडक और नज़ारों में सुकून मिलता है। जी हाँ, मैं आपको लेके आई हूँ उत्तराखंड देहरादून में। तो उत्तराखंड देहरादून में आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ घूमें, कहाँ स्टे करें, सब मैं आपको बताऊँगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए घूमते हैं देहरादून। दिन की शुरुआत हम करते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर से। मंदिर के बाहर आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर से देहरादून रेलवे स्टेशन करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जहां से ऑटो या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर। इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गुफाओं में से नेचुरली पानी टपकता है और यहाँ की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी स्वयं निकली है। इसलिए ये महादेव का भी स्थल है और यहाँ पे गुफाओं में से पानी टपकता है, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको कराती हूँ दर्शन। चलिए अब लेके चलती हूँ आपको मंदिर के अंदर, जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ हर कोने कोने में भगवान शिव का वास है। और यह है टपकेश्वर महादेव, जहाँ प्रकृति सदियों से शिवलिंग का जल अभिषेक कर रही है। मंदिर के अंदर आप आते हैं तो शिवलिंग के ऊपर नेचुरल चट्टानों में से एकदम जल की धाराएं बह रही हैं, जो आपको देखने में एकदम शॉकिंग लगेगा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये यहाँ का मैजिक है, देखने का बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस मंदिर में आइए। तो ये है टपकेश्वर मंदिर, जहाँ द्वापर युग के महाभारत काल के द्रोणाचार्य ने कई सालों तक तपस्या की थी। उनके बाद उनके बेटे ने यहाँ पर एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी, जिससे महादेव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इन्हीं चट्टानों में से दूध की धाराएं निकालकर अश्वत्थामा की 6 महीने की भूख को शांत किया था। तो अभी यहाँ पर दूध की धाराएं नहीं बहती, जल की धाराएं बहती हैं, क्योंकि उस टाइम पे द्वापर युग था और अभी कलयुग है। तो अभी आपको यहाँ जल की धाराएं देखने को मिलेंगी। और यह है वह स्थान जहाँ अश्वत्थामा ने महादेव की तपस्या की थी, और यह है वह गुफा जहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आप ये शिवलिंग के ऊपर जो चट्टान देख रहे हैं, द्वापर युग में इस चट्टान का आकार गौ माता के थन के समान था, और इस चट्टान से पानी की नहीं बल्कि दूध की धारा सीधे शिवलिंग पर गिरती थी। अभी कलयुग है तो यहाँ पानी की धारा शिवलिंग पर गिरती है। और मंदिर के बाहर बहती है ये तमसा नदी, जो देखने में काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर लोगों को जाने से मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो कभी भी बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। मंदिर का आने का जो सही टाइम है, आप सुबह सुबह आइए। यहाँ कम भीड़ भी मिलेंगी, दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे। और इस मंदिर में आप मानसून को छोड़ के कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने का मोस्टली खतरा रहता है। लास्ट टाइम यहाँ बाढ़ आई थी तो आधा मंदिर तक डूब गया था। तो इस वजह से आप मानसून के अलावा इस मंदिर में कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। भगवान शिव के अलावा यहाँ माता वैष्णो का भी बहुत सुंदर मंदिर है, और हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो माता वैष्णो के दर्शन करके ही मंदिर से बाहर जाएं। महादेव के दर्शन करने के बाद चट्टानों से जाते हुए आपको भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश के भी दर्शन करने को मिलेंगे। और इसके बाद चलते हैं माता वैष्णो की गुफा में।
गुफा काफ़ी नैरो है और थोड़ा आपको बैंड होके अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा चलने के बाद आपको दर्शन होते हैं माता वैष्णो के। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे जहाँ आप थोड़ा बहुत स्नैक्स या खाना खा सकते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद हम देहरादून की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए पहुँचते हैं रॉबर्ट्स केव, और यहाँ के लोग इसे गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं आई हूँ रॉबर्ट्स केव में। यहाँ का टिकट प्राइस 35 रुपीज़ पर पर्सन है और 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। और यहाँ पर जो टिकट है आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ कैश पेमेंट होती है। तो यहाँ पर जब भी आएँ आप कैश कैरी करके चलें। तो आप अगर रॉबर्ट्स केव में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्लीपर, और अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, ख़रीद भी सकते हैं आप, और यहाँ रेंट पर भी कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है रॉबर्ट्स केव की, यहाँ से एंट्री होती है गुफा के अंदर जाने की। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा नज़ारा है। तो देखिए पानी तो इतना ठंडा नहीं है, ठीक है कि बहुत ठंडा पानी हो, पहाड़ों पे से आ रहा है। देखते हैं अभी आगे का फ्लो कैसा है। अभी तो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है पानी का और पैर भी इतने ज़्यादा डूबे नहीं हैं। अंदर चल के देखते हैं कितना फ्लो है। अच्छा मैं आपको बता दूं इसको रॉबर्ट्स केव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में यहाँ पर जो चोर थे, रॉबर्ट्स हुआ करते थे, वो इन्हीं नैरो केव में छुप जाया करते थे और उन्हें ढूंढने पर भी उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। तो इसलिए इन केव को रॉबर्ट्स केव कहते हैं। तो रॉबर्ट्स केव में देखिए पानी का फ्लो कुछ इस तरह है, कमर तक होने वाला है पानी। और अंजलि मेरे साथ पहली बार आई है। यहाँ कैसा लग रहा है रॉबर्ट्स केव में? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा कहीं मैंने कभी पहले देखा भी नहीं था। रॉबर्ट्स केव वैसे तो बहुत हैपनिंग जगह है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप केव में बीच में चलें, क्योंकि चट्टानों के साइड में आपको सांप भी मिल सकते हैं, जो हमें भी देखने को मिला था। तो देखिए मैं अभी आई हूँ मई के मंथ में और यहाँ पानी का फ्लो इतना है कमर के जितना। तो देख लीजिए आप अगर इस मंथ के आसपास आते हैं तो आपको इतना पानी तो मिलेगा मिलेगा। तो ये है इस जगह का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से वाटरफॉल फ्लो होके बाहर तक जाता है। देखिए अभी तो इतना पानी का फ्लो नहीं है, तो जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी ड्राई पड़ा है, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। जब यहाँ खूब पानी रहता है जून जुलाई के टाइम पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पर कमर तक पानी रहता है। अभी तक तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पानी मिलेगा, आगे जाके आपको बहुत कम पानी मिलेगा। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पर हूँ और पीछे पानी बिल्कुल कम ही है। तो यहाँ तक का सफ़र है 500 मीटर तक का। यहाँ पर आइए एंजॉय कीजिए, अच्छी जगह है, टिकट प्राइस भी कम है और मज़ा भी आता है। तो आप रॉबर्ट्स केव से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ बहुत सारे खाने के ऑप्शन, और यहाँ आपको रीज़नेबल प्राइस में फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे गेम भी हैं और यहाँ जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो अम्ब्रेला और वो रिक्शा सा बना रखा है। हर चीज़ के प्राइस हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 60 रुपये।
तो यहाँ पर आप रॉबर्ट्स केव के बाद अपने अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रॉबर्ट्स केव में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन सहस्त्रधारा के लिए। सहस्त्रधारा अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो बाय रोड जा सकते हैं, लेकिन आप मसूरी से सहस्त्रधारा आ रहे हैं तो आप रोपवे से भी सहस्त्रधारा आ सकते हैं। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ का टिकट देना पड़ेगा। और अभी मैं लेके आई हूँ आपको सहस्त्रधारा, और इस पानी में काफ़ी सारी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप इस पानी में नहा लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाती है। सहस्त्रधारा सिर्फ एक घूमने की जगह ही नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली भी है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन गुफा देखने को मिलेगी जहाँ भगवान शिव विराजमान हैं। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो अंदर गुफा में महादेव के दर्शन जरूर करें। और ये जो लोकेशन है मैंने आपको दिखाई है, जो मंदिर पड़ता है गुरु द्रोणाचार्य मंदिर, उससे 200 से 250 मीटर दूर आगे है। अगर आप मंदिर के पास नहाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी नहा सकते हैं, ये पानी फ्लो होके वहीं जा रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा झरने में नहाना चाहते हैं, और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी है, कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट बना रखे हैं, तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। सहस्त्रधारा की वाइब लेने के बाद मैं लेके चलती हूँ आपको जहाँ शोरगुल गायब हो जाता है, जहाँ अजीब सा सुकून मिलता है, जहाँ हवाओं में भी एक ठहराव होता है। मैं आपको लेके आई हूँ देहरादून के प्रसिद्ध बुद्धा टेम्पल में। तो अभी मैं आई हूँ देहरादून के बुद्धा टेम्पल में। आप इस टेम्पल में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्तूपा देखने को मिलेगा जिसकी हाइट 220 फीट ऊंची है, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे स्तूपास भी बने हुए हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे स्तूपा है, भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। काफ़ी पीस, काफ़ी हैपनिंग जगह है। आप यहाँ पे आइए, थोड़ा देर बैठिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। यहाँ का टाइमिंग के बारे में बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक की इसकी टाइमिंग है, और यहाँ से आईएसबीटी काफ़ी क्लोज़ है। आईएसबीटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये बुद्धा टेम्पल। अगर आप बाय बस आते हैं तो ईज़िली यहाँ पर बाय ऑटो और बाय बस आ सकते हैं। स्तूपा और भगवान बुद्ध की मूर्ति के अलावा यहाँ पर छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है जहाँ लाइब्रेरी हैं, बुक्स हैं। इसके बाद लेके चलती हूँ आपको इस स्तूपा के अंदर जहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर है, जहाँ भगवान बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है।
मंदिर के अंदर आपको ऐसे चक्र दिखाई देंगे, कहते हैं इसे क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और इसे एक बार क्लॉकवाइज घुमाने पर हजारों बार मंत्र का पुण्य प्राप्त होता है। और इसके बाहर, मंदिर के बाहर आप देखेंगे आपको बहुत क्लासी और एस्थेटिक कैफ़े मिलेंगे और वहाँ का फूड भी थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ आपको लग्जरीज कैफ़े से लेके पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े तक मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ स्नैक्स और फूड ट्राई कर सकते हैं। कैफ़ेज़ के अलावा आप स्टे का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो भी यहाँ 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। तो देहरादून का सफर हमारा आज यहीं खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं बजट और आइटनरी। तो इस व्लॉग में हमने कवर किया है टपकेश्वर महादेव मंदिर, रॉबर्ट्स केव, बुद्धा टेम्पल और सहस्त्रधारा। अब बात कर लेते हैं यहाँ के बजट की। अगर आप 2 लोग देहरादून घूमने आ रहे हैं तो यहाँ घूमने का बेस्ट वे है आप स्कूटी हायर कर लीजिए, जो आपको 400 से 500 रुपए तक के बीच में मिल जाएगी और फूड का खर्चा आपका 500 से 700 रुपए के बीच में होगा। वैसे तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं तो आप एक दिन में यहाँ से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं और देहरादून में स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होटल 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। और करे बात टिकट की तो यहाँ रॉबर्ट्स केव के अलावा और कहीं टिकट नहीं लगता है। तो 2 लोगों के हिसाब से आप देहरादून 2 से 2500 रुपए के बीच में आराम से घूम सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।